साथ मैं ओके। ठीक है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। स्लाइड शेयर करता हूँ। चलिए। जैसे कि हमने सारे पहले पाइथन पढ़ी, उसके बाद ईडीए के बाद इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, और उसके बाद उसके उसकी टाइप्स सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की हमने देखी। आज उसी में से उससे आगे हमारा एक टॉपिक है मशीन लर्निंग का, एक मशीन लर्निंग की सुपरवाइज मशीन लर्निंग की का एक एल्गोरिथम जिसे कहते हैं KNN, के नियरेस्ट नेबर्स। अब इस इसका कोई कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एक नॉन पैरामीट्रिक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है जो क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है। और हम इसको यूज करके एक किसी भी किस्म का प्रिडिक्टिव मॉडल मॉडल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन कहना है, अ न्यू डाटा पॉइंट इज असाइंड अ क्लास बेस्ड ऑन मेजॉरिटी क्लासेस ऑफ नियरेस्ट नेबर। It as it assumes the similar things exist in the close proximity। ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसकी। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा, ताकि आपको उसके उसकी डेफिनेशन समझने में मदद हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं या किसी एक एरिया में, एक लोकेलिटी में जाते हैं जहाँ पे एक प्लॉट लेते हैं या फिर देख रहे होते हैं। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं पता होता कि ये प्लॉट कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। आप क्या करते हैं? आप अपने प्लॉट के इर्द गिर्द देखते हैं, शायद इधर प्लाजा, मार्केट्स, कोई शॉप्स और इस तरह के कमर्शियल एरिया ज़्यादा है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं हाँ, हमारी जो जगह है कमर्शियल है। उसी तरह अगर आपके फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट ऐसी जगह पर है, उसके आसपास घर ज़्यादा है, कि आपके आगे पीछे बैक और जितने भी नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे जितनी भी जगह है वहाँ पर रेजिडेंशियल घर ज़्यादा है, तो आप ये एज्यूम यहाँ से कर सकते हैं कि हाँ, हमारा प्लॉट जो है रेजिडेंशियल है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल का आपको आइडिया तो होगा, अगर आपने प्लॉट कभी नहीं भी लिया तो। सेम इसी तरह हमारा जो भी एक डाटा पॉइंट होता है, हम उसके नियरेस्ट चीज़ों पे जाते हैं। ठीक है। नियरेस्ट चीज़ों पे जाते हैं और उसको एक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जिसकी बेस पे हम बताते हैं कि ये ये किस कहाँ पर लाई करता है। इसके पहले मेथड्स होते हैं, हमने पहले के चूज करना होता है। के होता है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स मिलाना हमने कितने हैं। दूसरा हमारे पास डिस्टेंस है। तीसरा आइडेंटिफिकेशन है। और चौथा वोटिंग है। ये मैं आपको फिगर से भी समझाता हूँ, आप क्लियर हो जाएगा उस फिगर से। अब देखें, ये हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं। वो हम कह रहे होते हैं ना कि वक्त के साथ साथ, सॉरी मैं ऐसी चीज़ ऐड करने लगा हूँ कि अपडेट हो रही हैं चीज़ें, वो मशीन लर्निंग मतलब अब वो डाटा लेकर। नहीं, आप पहले सुन लेना, फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये हमारे पास एक डाटा पॉइंट है, न्यू डाटा पॉइंट। ठीक है। ये हम अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये किस वाले डाटा सेट में लाया करता है। इसके लिए हम फॉर एग्जांपल के देखते हैं कि इसको एक से मिलाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी एक चीज से मिलाने से बेहतर है कि ज्यादा चीज से मिला के देखें हाँ, कौन सी से मिल रहा है। यहाँ पर एक के है, तो हमने सिर्फ इसको इससे एक मिलाया और देखा
हाँ शायद ये रेड है, लेकिन यहाँ पर हमने K3 रख लिया था। इस इस वाले को हमने इसके नियरेस्ट 3 से डिस्टेंस कैलकुलेट करके रख दिया है। फिर मेजोरिटी में जो जिससे ज्यादा वोटिंग हुई, जो स्लाइड में आप लोगों को दिखाएगा, वोट जिसके लिए ज्यादा हो, कि फॉर एग्जांपल ज्यादा नजदीक इसके दो जो ब्लू वाले हैं, अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा नजदीक अगर दो रेड होते तो इसको हम रेड में कंसीडर कर देते। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि तीन क्यों ये वाला दो क्यों नहीं कंसीडर किए और एक ये क्यों नहीं किया, क्योंकि K3 था और 3 जो नियरेस्ट है। चाहे आप फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर एक और ब्लू होता और 3 ही नियरेस्ट हो जाते। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 4 है। अब दो और ब्लू, दो रेड के नजदीक है, दो ब्लू के नजदीक है। अब यहाँ पर भी एक आती है कि हमने की वैल्यू एक स्मार्ट तरीके से डिसाइड करनी है कि क्या वैल्यू होगी, इवन होगी या ऑड होगी। तो जिसमें जाहिर है आपको अगर फॉर एग्जांपल एक डिसीजन लेना है तो उसमें आपको ऑड वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। अभी अब मैं दोबारा स्लाइड की तरफ चलता हूँ, जो स्लाइड में लिखा होगा वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये सबसे पहले के की चूज वी हैव चूजन के। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर आइडेंटिफाई नियरेस्ट, देन वोट फॉर मेजोरिटी क्लास। ओके। इसके बाद आते हैं ये वही एग्जांपल जो आपको मैंने दी, ये अब ठीक है। अब आते हैं फॉर एग्जांपल डाटा पॉइंट्स हमारे जो तीन नज़दीक हैं डाटा पॉइंट्स, हमारे जो डाटा पॉइंट नज़दीक है वो हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बेशुमार तरीके हैं डाटा पॉइंट्स का। डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा मैट्रिक में भी, वो मैट्रिक में भी होता है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ठीक है। इसका आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसको x से माइनस करेंगे, इसके इस वाले से इस वाले को y से माइनस करेंगे, और उसका स्केयर भी ले सकते हैं। स्केयर भी किसी फॉर्मूलाज में होता है, कई फॉर्मूलाज में मॉड भी होता है। तो ये है उसी तरह के एक्लीडेंट डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, मिनकोवासाकी डिस्टेंस, ये इसी तरह के डिस्टेंस हमारे पास। अगर टाइम लिमिटेड होने की वजह से हम आपको ये मैथमेटिक्स नहीं करा सकते, बट ये आप खुद कंसिडर जरूर कर सकते हैं। मैं आपको इसके फार्मूलाज भी जरूर भेज दूंगा, मैंने आपके लिए नोट्स रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दीज आर द फार्मूलाज के एक एक डिस्टेंस का दूसरे डिस्टेंस से हम फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये एक्लीडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, ये मेन कोवासाकी डिस्टेंस, इस सारे ये आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं देखकर। ठीक, अब आ जाते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अपना कुछ दोस्त चूज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताया है कि जैसे हमारे पास मैट्रिसेस होती हैं, 2 DB होती हैं और 3 DB। एक्स एक्स से भी माइनस होता है, वाई वाई से भी कंपेयर होता है, जेड जेड से भी कंप्यूटर कंपेयर होता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप दोस्त चुनना चाह रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट देखेंगे, सिमिलर एज से देख सकेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, और जो आपके बिल्कुल क्लोजेस्ट हो तो आप शायद समझेंगे हाँ ये मेरा दोस्त होना चाहिए, इस तरह का बंदा। अब अब आ जाती है इवैल्यूएशन मैट्रिक्सेस। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना देते हैं, एक क्लासिफिकेशन का भी मॉडल बना सकते हैं, रिग्रेशन का भी मॉडल बना सकते हैं, जो हमें प्रिडिक्ट करके दे दे। फॉर एग्जांपल हमने एक डिजीज डिसेक्शन बनाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक मॉडल है, वो प्रिडिक्ट करेगा किन बंदों को कोरोना है, किन बंदों को नहीं है। वो क्या करता है, 10 बंदे उसके पास हम भेजते हैं, 10 में से 8 को वो प्रिडिक्ट कर देता है कि हाँ इनको कोरोना है या कोरोना नहीं है। ठीक है। अब वो तो इसकी एक्यूरेसी आ गई सिंपल टर्म में कि हाँ जी 80% एक्यूरेट है, 10 में से 8 8 बंदों को इसने 8 बंदों को इसने बोल दिया कि हाँ ये कोरोना के पेशेंट्स हैं। बट
हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग वो उसकी प्रिडिक्ट की वैल्यूज कितनी ट्रू हैं, या फिर फॉर एग्जांपल उस डाटा प्रिडिक्शन में हमें जो जो फॉर एग्जांपल नेगेटिव वैल्यूज है उनको कितना कंसीडर करना है, पॉजिटिव वैल्यूज है उनको कितना कंसीडर करना है, हमारा कितना ध्यान किस पर होगा। मैं आपको आगे एग्जांपल्स देकर समझाता हूँ। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक ट्रू, उसकी एक क्लासिफिकेशन है, टर्म्स है ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फाल्स पॉजिटिव, फाल्स नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये वो टर्म्स है जहां पर पॉजिटिव लिखा है, जहां पर नेगेटिव लिखा है, ये वो है जो मशीन ने प्रिडिक्ट किया है। ठीक है। जो शुरू में ट्रू फॉल्स है, ये एक्चुअल चीज है कि जो प्रिडिक्ट की हुई चीज सही है या गलत है। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी मशीन ने प्रिडिक्ट किया है कि इस बंदे को कोरोना है, पॉजिटिव है कोरोना, और एक्चुअल में भी वो कोरोना था, तो उसको ट्रू है, ये ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मशीन ने प्रिडिक्ट किया कि इसको कोरोना नहीं है, ये कोरोना नेगेटिव है, और एक्चुअल में वो कोरोना नेगेटिव ही था। तो मतलब करेक्टली करेक्ट चीज ये, तो वो ट्रू नेगेटिव हो गया। नेगेटिव था और ट्रू था। इसी तरह एक एक मशीन ने किसी फॉर एग्जांपल किसी को प्रिडिक्ट कर दिया हाँ इसको कोरोना है, बट वो कोरोना नहीं था, तो वो फॉल्स पॉजिटिव में चला जाएगा। और फॉल्स नेगेटिव भी इस तरह के नेगेटिव था, और बट नेगेटिव प्रिंट किया पर प्रिडिक्ट नेगेटिव वो था नहीं, उसको डिजीज था। अब होता ऐसे है कि ना, हर अब फॉर एग्जांपल आपको मैं रियल लाइफ सिनेरियो देकर समझाता हूँ, आप वहाँ चीज़ें समझ आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को, अगर अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन अगर किसी को हुआ होगा या किसी ने किसी को देखा होगा डेंगी, तो डेंगी में ऐसा होता है कि डेंगी में ड्रिप्स बहुत लगती हैं, वो एनर्जी वाली या जो भी कहते हैं उसको। और उसके साथ साथ डेंगी में आपको जूसेस बहुत पिलाए जाते हैं ताकि आपके प्लेटलेट्स ज़्यादा हों। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक सिस्टम है जो प्रिडिक्ट करता है इंसान को डेंगी है या डेंगी नहीं है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है, एक पेशेंट आता है उसको डेंगी नहीं था, लेकिन हमने प्रिडिक्ट मशीन ने प्रिडिक्ट कर दिया है कि हाँ इसको डेंगी है। ठीक है। अब उसका क्या होता है, हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, उसको अच्छा खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। होता उसको आम कोई बुखार है, लेकिन इससे मसला कोई नहीं होता हमें। बेशक उसको हम नहीं पिया डेंगी, तो हमने उसको खाना ही खिलाया है, अच्छा अच्छी जूसेस ही पिलाए हैं, जिससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल सम अब आप अगर वहां पर केस देखें जिस बंदे को डेंगी था, लेकिन हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करके कि इसको डेंगी नहीं है। ठीक है। वहां पर वहां पर हमारा मसला होगा, वहां पर फिर हमारा एम्फेसिस होगा एक्यूरेसी की तरफ ही होगा। फिर हमारा वहां पर हमने एम्फेसिस देना कि पॉजिटिव की, ट्रू पॉजिटिव की तरफ, कि इसने किसको कितना सही प्रिडिक्ट किया। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक और केस है कि एक एक हॉल है, हम चाहते हैं कि ये एक स्टूडेंट्स का हॉल है, यहाँ पर कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट बंदा ना आए, या कोई भी जिस बंदे को फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस है वो ना आए। अब हम क्या कहते हैं कि अगर कोई बंदा ये जिसको कोरोना वायरस है वो आए ही ना, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम शक की बना पर किसी ऐसे को भी रोक लेते हैं, तो जिसको कोरोना वायरस नहीं था, वो हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है। बेशक एक दो बंदों को जिनको नहीं था उनको भी हमने रोक लिया, वो नहीं है, लेकिन ये हमने मस्ट वहां पर कर दिया कि जिसको है वो तो आ ही ना। मतलब मॉडल इतना सख्त बन गया कि जिसको नहीं भी था, तो शायद एक दो बंदों को उनको भी तो रोक रहा है। तो ये इस तरह, तो हम अपने केस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या चीज़ हमने किस चीज़ को हमने उठाना है और किस चीज़ को हमने क्या कहते हैं डाउन करना है। अभी आपको इसकी मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स इस और इसे कहा जाता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये ये आप इमेज से देख सकते हैं। ये यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअल में क्या था, मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया।
यहाँ एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में नेगेटिव था, मशीन ने पॉजिटिव प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में पॉजिटिव था, मशीन ने नेगेटिव प्रिंट कर दिया। एक्चुअल में नेगेटिव था, और मशीन ने भी नेगेटिव प्रिंट कर दिया। तो इसका ये सिनेरियोज है। ये भी आपको मैंने समझाया है, उसके लिए आपको मैंने डॉक्यूमेंट भी साथ लिख दिए। अभी इसके कोड पे चलते हैं। अच्छा, एज यूजुअल हमने सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर दी, पांडास एंड नमपाई। उसके साथ साथ ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट, जैसे कि 80 और 20 की और 70-30 के रेशो में जैसे हम लोग अपना डाटा स्प्लिट करते हैं। कल आपने बताया, आपको बताया था स्केलिंग के लिए और लेबर एन्कोडिंग के लिए ये लाइब्रेरीज होंगी। लेबर एनकोडर, स्टैंडर्ड स्केलर फ्रॉम एसकेलर्न एंड KNN का मॉडल हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैट्रिसेस इंपोर्ट कर दी सारी। ठीक है, यही उसी तरह डाटा इंपोर्ट किया स्कूल का सारा, जैसे हमने आपको कल बताया था। उसी तरह जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, उनको हमने मीन से रिप्लेस कर दिया नल वैल्यूज़ को, एज एज इट, जैसे हमने कल किया था। और जो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ है उनको हमने मोड से रिप्लेस कर दिया। और आउटलेयर्स की एज किसी की 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, स्टडी और 0 से कम नहीं हो सकते, किसी के सब्जेक्ट का स्कोर 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये हमने एक ही जगह पे हमने हैंडल कर लिया। ठीक है, अब ये हमने वो लेबल इंकोडिंग कर दी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये टारगेट ग्रेड देख सकते हैं यहाँ पर आप। ये इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर देखें, और इसकी वैल्यूज़ यहाँ देखें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मशीन जो होती है, मशीन हमेशा कभी भी ये इस तरह स्ट्रिंग्स या वर्ड्स को नहीं समझती हम। सो ये जितने जितने भी यहाँ पर कैटेगोरिकल थे, उसको हमने ऑब्जेक्ट टाइप थे, उनको हमने कैटेगरीज में कन्वर्ट कर लिया। कैटेगोरिकल यानी न्यूमेरिकल में। ठीक है, जेंडर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फेवरेट सब्जेक्ट, टारगेट। ठीक है, और फीचर सिलेक्शन। अब फीचर सिलेक्शन में मैम, अब जैसे कल बताया था कि वाई में वो होगा जो हमने प्रिडिक्ट करवाना होगा, जो हमने हासिल करना होगा। एक्स में वो होगा जिसके बेस पे हम ट्रेन करेंगे। अब एक्स में मुझे जैसे मैंने हमने देखा था कुछ, जैसे कल आपको बताया था कि कुछ कॉलम्स होंगे जो यूजफुल होंगे, कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे अनयूजफुल होंगे, वैसे ही हमारी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहे होंगे, जिनको हमने ड्रॉप करना होगा या किसी और तरह हैंडल करना होगा। ठीक है, स्टूडेंट आईडी होगी। अब इससे नहीं पता चल सकता कि कोई स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। ईमेल से, उसके फ़ोन नंबर से, और टारगेट ग्रेड से, मतलब वो चाहता है कि उसके कितने आए। इनसे हमें नहीं पता चल सकता कि स्टूडेंट ने पास होना है, फेल होना है, ए आना है, बी आना है या सी आना है उस स्टूडेंट का। एंड देन स्प्लिटिंग टेक्निक, जैसे कल मैंने आपको बताया था 20-80 के रेशो में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, 54 रिकॉर्ड्स हमारे ट्रेनिंग डाटा में चले गए, और 14 हमारे टेस्टिंग डाटा में चले गए। ठीक है, और यही हमने फीचर स्केलिंग कर ली, ताकि कोई भी ताकि हमारा रिजल्ट जो है किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग बायस ना हो जाए। और हमने अपनी एसकेलर्न से
को ट्रेनिंग डाटा दिया, क्लासिक एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर हमने के एन एन का मॉडल फिट कर दिया, और उसको बता दिया कि के की वैल्यू क्या होगी, कितने नेबर्स तक आपने जाना है, वो जैसे मैंने आपको फिगर में भी बताया था। और वो मॉडल हमने, उसको हमने अपना डाटा दे के ट्रेन किया। देन हमने उससे प्रिडिक्शंस करवा ली कि 1 से लेकर 10 तक हमें प्रिडिक्ट करवाओ वो वाई में। अब ये है जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने टारगेट मॉड्यूल प्रिडिक्ट करवाना था। ये था ए, कि ग्रेड ए आया स्टूडेंट का, ग्रेड बी आया, ग्रेड सी आया, जैसे यहाँ पर था। ये इस तरह आप देख सकते हैं। बट अब मॉडल ने प्रिडिक्ट, मॉडल जैसे सुनता, समझता, सुनता नंबर्स में है, और मॉडल हमें बताता भी नंबर्स में ही है, नंबर्स में ही हमसे बात करता है। तो वो फिर आगे एक मशीन लर्निंग इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस नंबर्स को ले मैन अंडरस्टैंडिंग में कैसे कन्वर्ट करे कि एक आम इंसान भी उसको समझ आए। यहाँ पर मैंने सिंपल इफ एल लूप्स के थ्रू लगा दिए हैं, क्योंकि कैटेगरीज बहुत कम थी। डिकोडिंग मतलब डिकोड कर दिया, डिकोडिंग की और भी टेक्निक होती हैं, बट हमने इसमें सिर्फ सिर्फ समझाने के लिए कि करना क्या है वो कर रही है। कि पहले का एक कंसीडर, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का ये आया। एक्यूरेसी कितनी परसेंट आ गई? एक्यूरेसी, ओवरऑल एक्यूरेसी 92%, 0.92% ये एक्यूरेसी होती है। फिर ये एंड प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर, ये मैं इक्विपमेंट डॉक्यूमेंट मेरा किधर गया, मैंने आपके लिए लिखा था। एक मिनट, मैं डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा हूँ आपका, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का बीच में तो पूछ सकते हैं। वो मिसप्लेस हो गया तो सॉरी, मेरे से डॉक्यूमेंट क्वेश्चन करने आप कर ले बीच में। किसी का क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछे। कहीं से समझ ना आया हो, कहाँ तक आया है, आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है। जी जी। जी सर। हाँ, आज की थ्योरी की तो समझ आ गई है कि एन एन एस की, तो इजी लग रहा है। और जो इसमें वो प्रीवियस में थोड़ा क्वेश्चन था कि जो एक वो रैंडम स्टेट डिफाइन करें और दूसरा फीचर स्केलिंग, इसे अगर कोई इलेबरेट कर दे तो। फीचर स्केलिंग, जी सर, बस थोड़ा इलेबरेट कर दें। मैं बताता हूँ ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कॉलम्स है, एक कॉलम है एज का, ठीक है, एक कॉलम है मार्क्स का, ठीक है। अब एक एज क्या होगी, वो फॉर एग्जांपल इंसान की एज, स्कूल अगर वो स्कूल गएंगे तो 4 साल से लेकर 18 साल तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन मार्क्स की रेंज क्या होती है? मार्क्स की रेंज होती है 1 से लेकर 1100 तक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कॉलम में बड़े नंबर्स हैं,
800, 900, 1000, इस रेंज में। और दूसरे कॉलम में 10, 11, 12। जब मॉडल को हम ट्रेन करेंगे ना, तो मॉडल, जैसे हम सब दूसरे सरकाश और सर उसामा भी बताते रहते हैं कि उन्होंने बताया था कि जो मशीन्स होती हैं वो नंबर समझती हैं। तो जो ज्यादा नंबर होगा ना, वो समझेंगे इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वेटेज ज्यादा है, या इसकी अहमियत ज्यादा है। तो वो उसके बायस्ड होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह इंसान किसी एक चीज को समझता है ना कि यार ये मेरा भाई है, या ये मेरा ज्यादा रिश्तेदार है, तो बायस्ड होके फैसला करना शुरू कर देते हैं, नहीं इसको मैं एक प्रिविलेजेस दे देता हूँ, या इसको मैं ठीक है चलो खैर इसको ज्यादा फायदा दे देता हूँ। तो या इसकी बात को ज्यादा कंसीडर करता हूँ। तो वो ही इसी तरह समझना शुरू हो जाएगा, या ये मेरा भाई है कोई, या ये कुछ इस तरह है। वो उस कॉलम को ज्यादा अहमियत देना शुरू हो जाएगा। मैं और इसकी दूसरा एक आपने छोटी क्या सी पूछा था? एग्जांपल देना चाहूंगा। सर जी मैं सर इसकी एक ठीक है। छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। फीचर जी जी। स्केलिंग बेसिकली जिस तरह से मस्जिद में एक गरीब जो है वो आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, और कमिश्नर और वजीर आजम सारे एक लाइन में खड़े होते हैं, तो ये सारे एक ही स्केल में आए हुए होते हैं अल्लाह के सामने। तो बेसिकली ये फीचर स्केलिंग ही है रियल लाइफ में। ये एक सर फन सी एग्जांपल थी। फीचर स्केलिंग बेसिकली मतलब होता है कि दो जब डाटा एक बहुत बड़ा डाटा हो, जिस तरह से सैलरी 60 लाख, 50 हजार, 50 लाख, 60 लाख हो, और आपकी एज हो 10 12। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो होते हैं वो तो सिर्फ नंबर्स को ही समझते हैं। तो सैलरी वाला कॉलम जो है इसके नंबर तो बहुत बड़े हैं। तो जब ये बहुत बड़े होंगे तो हमारा मॉडल समझेगा कि यही बंदा सबसे ज्यादा जरूरी है, सैलरी सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, और यही सबसे ज्यादा रहेगी। तो वो जो है हमारी एज को वो ना छोड़ सकता है, उसको ना यूज नहीं कर सकता, मतलब उसका उसका वेट कम हो जाएगा, हमारी एज का वेट उसके मुकाबले में, सैलरी के मुकाबले में। इसलिए दोनों को, लेकिन हमें तो पता है कि दोनों बराबर हैं, तो हमने दोनों को बराबरी चेक, बराबर के मुकाबले में चेक करना है। तो इस वजह से हम स्केलिंग करते हैं, ताकि वो सारे के सारे डाटा को कंप्रेस करके, जिस तरह से स्टैंडर्ड स्केलिंग होती है, जी स्कोर, तो वो सारे के सारे 0 और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के, 0 मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 1, इसके दरमियान में सारे के सारे फीचर्स को ले आता है। तो सब के सब इसी स्केल के अंदर आ जाते हैं, फिर इनके ऊपर मॉडल लगाना आसान होता है। जी सर जी ठीक है, बहुत अच्छा थैंक यू। समझा है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाती है प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। अब जैसे मैंने बताया था कि जस्ट एक एक्यूरेसी ही इनफ नहीं होती किसी मॉडल के लिए। केसेस टू केसेस हमारा, जैसे वो मैंने आपको दो तीन बीमारियों की एग्जांपल देके समझाई थी, केसेस टू केसेस हमारी प्रिडिक्शन और हमारी नीड वेरी करती है कि हमें चाहिए क्या। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आ जाती है पहले प्रिसीजन। प्रिसीजन का मैंने लिखा है पॉजिटिव प्रिडिक्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 50 पेशेंट्स हैं, कोई भी कोरोना के, डेंगू के, ठीक है। हम देखेंगे प्रिडिक्शन तो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट तो कर दी कि 50 को ये बीमारी है। बट उस 50 में से असली बीमारी वाले कौन है? फॉर एग्जांपल, 50 में से 40 को है, ठीक है। अब रेशियो ले लेंगे हमारा, ठीक है, 50 में से 40 की, तो ये आ जाएगा 80%, ठीक है। अब मॉडल ने हमारा क्या, मॉडल की एक्यूरेसी कितनी थी? 90%। बट प्रिसीजन कितनी है? 80%। तो आपको यहाँ समझ रहा आ रहा होगा कि हमने बिल्कुल एक्यूरेसी भी नहीं जाना, हमने अपने फीचर्स में कुछ ऐसी चेंजेस करनी है, हमने अपने मॉडल्स में कुछ ऐसी ऐसी चेंजेस करनी है जो हमें हमारी प्रिसीजन को थोड़ी ज्यादा करे, कि जो जिनको असल में असल में जिनको है उनको ठीक तरह प्रेडिक्ट करके दे। बट इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर इसने क्या किया है, 40 को डेंगू था, लेकिन उसने 50 को डेंगू बोल दिया। मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर जिनको नहीं भी है तो उनको भी हम खिला पिला देंगे, जूसेस पिला देंगे, तो कोई मसला नहीं है। शायद डेंगू के केस में ये मसला ना हो, ठीक है। कि बेशक लेकिन आगे देखें, अगली मैं मिसाल देके आपको समझाता हूँ अगली में क्या मसला होगा। ये जिनको नहीं था उनको भी प्रिडिक्ट कर दिया, लेकिन मसला फॉर एग्जांपल अगर हमारा वहां होता कि जिनको था उनको प्रिडिक्ट नहीं किया, फिर।
अब अब इसमें आता है कि हाउ मैनी रियल केसेस आर कैप्चर्ड। ठीक है, रिकॉल में आ जाएगा कि रियल केसेस कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल पिछले केसेस में बताया था कि फॉर एग्जांपल 50 प्रिडिक्ट किए, 50 प्रिडिक्ट किए, उनमें से 40 थे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बताता हूँ 100 हैं, 100 हैं, 100 असली हमारे पास हैं, हमें पता ही पता है। ठीक है, अब इसमें असली प्रिडिक्ट कितने करे, फॉर एग्जांपल हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करता है 90, 90 कर देता है या 80 कर देता है। तो हमारी एक F1 कितना स्कोर हो गया, 80%। तो इस केसेस में हमें ज़रूरत है कि हम अपना रिकॉल को ज़्यादा करें। कि फॉर एग्जांपल 100 को था हमारे पास मसला, 100 को था, बट इसने कैप्चर सिर्फ 80 को किया। तो यहाँ पर हमें 80 को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और F1 स्कोर है जो दोनों के बीच में मिडल मैन की चीज़ है, कि दोनों को अगर हम बैलेंस करें तो फिर हमारा रिजल्ट क्या होगा। जहाँ पर क्या ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर दोनों को बैलेंस करके चलना होगा, तो हम उसको इधर भी देख सकते हैं। उसको हम F1 में पुट कर, उस केस को हम F1 में डालेंगे। एंड देन ये क्लासिफिकेशन है, ये सारा उसका कल F1 और F1 सारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और ये उसकी एक फिगर हम बना सकते हैं कि एक्चुअल कितने थे और प्रिडिक्टेड कितनी है, ये सारा। कोड में कोई क्वेश्चन या फिर लेक्चर में और कोई क्वेश्चन? जी जी, अब बुक कर। जी सर, जो प्रिसीजन आपने बताया उसकी समझ आ गई है, लेकिन जो रिकॉल और F1 था उसे काइंडली रिपीट कर दें। बता देता हूँ। सरकाश, आप बताना चाहेंगे? सर, रिकॉल का बेसिकली मतलब होता है कि प्रिसीजन देखें। फर्ज करें आप एक मॉडल बना रहे हैं जो ये डिटेक्ट कर रहा है कि फ्रॉड है या नहीं है। प्रिसीजन क्या होगा? जब हमारा मॉडल कहेगा कि ये फ्रॉड है, और वो कितना सही था, हमारे मॉडल ने कितने सही फ्रॉड कहे। मॉडल ने हमारे का फ्रॉड है, फॉर एग्जांपल टोटल 50 फ्रॉड थे, और हमारे मॉडल ने कहा कि 30 फ्रॉड है। ठीक है, तो हमारा मॉडल कितना सही है, ये हो गया हमारे पास प्रिसीजन। अब रिकॉल, रिकॉल मतलब कि टोटल जितने फ्रॉड थे उनमें से मॉडल ने कितने पकड़े। ठीक है, प्रिसीजन जो हो गया वो कितना सही, रिकॉल जो हो गया कितना पकड़ा उसने। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? F1 स्कोर जो होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है। अगर आपका F1 स्कोर अच्छा है, तो इसका मतलब आपका मॉडल ना सिर्फ फ्रॉड पकड़ता है, बल्कि वो फालतू में लोगों को तंग भी नहीं करता। ठीक है, मतलब कि फर्ज करें कि आप एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड हैं। हाई प्रिसीजन का एग्जांपल ले लें। अगर यहाँ पे हाई प्रिसीजन हो, तो वो सिर्फ उन लोगों को रोकता है जिनके पास गन होती है, वो किसी मासूम को रोकता ही नहीं है। ठीक है, को नहीं रोकता। और जो हाई रिकॉल हो गया, ये हाई प्रिसीजन हो गया। अब हम हाई रिकॉल अगर देखें तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सिर्फ उन बंदरों बंदों को पकड़ लेता है जिसके पास गन होती है, कोई बचकर निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो F1 स्कोर इसका क्या होगा? ये हाई रिकॉल हो गया और हाई प्रिसीजन हो गया। ठीक है, F1 स्कोर क्या होगा? ये गार्ड ना सबके लिए तब बेस्ट होगा जब वो सारे के सारे चोरों को पकड़े और किसी शरीफ आदमी को गलती से जेल ना भेजे। समझे? मतलब कि दोनों के एवरेज, एवरेज हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिसीजन भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा रिकॉल भी नहीं होना चाहिए। तो ये कि प्रिसीजन कितना सही, रिकॉल कितना पकड़ा, बेसिकली इनका मतलब ये होता है। सर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स थोड़ा सा हो ना, तो उससे ज़्यादा क्लियर समझ आता है बच्चों को, अगर आप वो भी थोड़ा सा दिखा दें तो। कंफ्यूजन वैसे तो ट्रू आप पॉजिटिव अगर ट्रू आप नेगेटिव। अगर प्रिसीजन, जी जी, वो ये प्रिसीजन का जो फॉर्मूला है कि कितना सही, वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही निकलता है। बेसिकली हमारे पास होती है एक्यूरेसी। जी जी, अच्छा, सॉरी एक्यूरेसी सर, यहाँ हूँ।
मैं जी, दिखाता हूँ इसके एक्यूरेसी, फॉर्मूल। एक्यूरेसी हमारे पास होती है। एक्यूरेसी हम निकालते हैं कि कितने सही थे टोटल में से। और ये एक्यूरेसी में बहुत सारी लिमिटेशंस थी। हमें एरर का नहीं पता था कौन सी टाइप के एरर्स। हमें सिर्फ इतना पता चलता होता था कि भाई हमारा जो मॉडल है ना, वो इतने परसेंट एक्यूरेट है, यानी कि उसने इतने परसेंट सही जवाब दिया और इतने परसेंट गलत जवाब दिया। लेकिन हमें उस गलत जवाब की एरर नहीं, टाइप नहीं पता चलती होती थी। ठीक है। इस वजह से हमें प्रिसीजन और रिकॉल की जरूरत पड़ी। समझ रहे हैं? तो ये था सर बेसिकली इसका मतलब। ओके ये सर। आप फार्मूला स्क्रीन पे मेरे ख्याल से एक मिनट, स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? सर नोटबुक शो हो रही है। आप फार्मूलाज मेरे ख्याल से शो हो रहे हैं आपको? सर ब्रेव ब्राउजर है, उसकी नोटबुक है। एक- जी सर। यस। तो इसको, हाँ, तो इन सब को कैलकुलेट करने के फार्मूलाज होते हैं कि अब आपने देखा होगा अभी कोड में तो जस्ट एक कमांड दी गई है, बट इनको कैलकुलेट करने के ये सारे फार्मूलाज हैं। आप हैंड्स ऑन जब करेंगे अपने हाथ से तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्यों है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मशीन लर्निंग सारी बेस्ड ही स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स पे है। आप जब तक उसको एक दो स्टेप्स हाथ से करेंगे, फिर आपको समझ आएगा ये वैल्यू इस तरफ टिल्ट कर रही है, ये वैल्यू इस तरफ टिल्ट कर रही है। हाँ, इसका ये मतलब बनता है। कोड कोड में बिल्कुल मिनिमल सी चीज़ होती है। अब ये देखें, ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, पहले आपको इस मैट्रिक्स में से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, टी टी पी एफ एन टी एन, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद इन फार्मूलाज में आके लगाना पड़ेगा। और देन आपके पास अपने मुताबिक चीज़ें आएंगी कि आपने किसको बढ़ाना है और किसको घटाना है। और जस्ट कोड में अगर आप देखें तो कोड में सिर्फ ये बिल्ट इन फंक्शंस कॉल किए गए हैं, जिससे शायद आपको इतना ना समझ आए। ओके ओके सर। लेक्चर तो हमारा ऑलमोस्ट एंड हो गया। आप क्वेश्चन कर सकते हैं बाकी, अगर कोई किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है। हमारे पास टाइम है अभी। सर हमारा कोर्स की आउटलाइन हो जाएगी कवर इस तरह? जी, हो जाएंगे। सर पहले तो हमें टाइम ही नहीं मिलता होता था, मैंने गौर किया वो मतलब बड़ी मुश्किल से। पिछली मरतबा हमारा जेनेटिक आई का काफ़ी पोर्शन रह गया था, हम जेनेटिक आई को ये 2 दिन ही दिए थे मुश्किल। नहीं, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें क्या था, बट हम अपने एक पेज से लेकर चल रहे हैं जो हमारा आउटलाइन गिवन है। और तकरीबन अभी जितना तक हो हमारा आउटलाइन है वो सब कवर हो चुकी है आज तक। ऑलराइट, गुड फिर तो। किसी का क्वेश्चन है, किसको कोर्स समझ ना आया हो, कोई भी पूछ सकता है, ये दूसरी बात नहीं, मतलब जिसको आती है समझ वही पूछ सकता है। जिसको कोड के भी पॉइंट समझ नहीं आए वो भी पूछ सकता है कि ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। सर जो जब अभी डाटा डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, तो जो रैंडम स्टेट दे रहे हैं वहाँ, वो एक टाइप ऑफ पैटर्न है। हम उसे बता देते हैं कि इस पैटर्न पर तुम डाटा को डिवाइड कर देना। लाइक हमने यहाँ 42 दिया था, तो हर बार फिर सेम ही रहेगा जब नेक्स्ट टाइम 42 देंगे। एम आई राइट? जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है सर। 42% इस तरह होगा कि वो डाटा को शफल कर देगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल जी। हम 80-20 के रेशियो में डाटा डिवाइड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरी बार अगर ट्रेन करेंगे या फिर क्या, ये नहीं होगा कि पैर ऊपर वाला 80 और नीचे वाला 20 छोड़ देगा। वो शफल करेगा, फिर एक 20 पोर्शन लेगा और एक
30 80 पोर्शन लेगा। जी सर, थैंक यू। सर सामा आप पूछ रहे थे ना, मतलब ये आपको मेरे ख्याल से फील हुआ है कि पता नहीं कैसे स्लो चल रहा है हमारा। जितना मेरा मॉड्यूल है ना इसका ठीक चल रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कल का दिन है शायद, तो कल का या नहीं सर परसों का ठीक दिन है, है। तो वो कंप्लीट हो अगर जाएगा, आपकी इसका इशू नहीं। मतलब, अच्छा अच्छा, ठीक है फिर जितना कोई मसला नहीं सर। जितना आउटलाइन में चीजें गिवन है वो मेरे 2 दिन में हो जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। सर जी जी। जी जी। सर ये जो फर्स्ट ब्लॉक में कोड लिखा हुआ है फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस एंड वाली लाइन इसकी, इसमें इंपोर्ट हम लोगों ने एक्यूरेसी स्कोर वगैरह किया हुआ है, तो ये बिल्ट इन इसके हैं फंक्शंस। जी जी, एस के लर्न लाइब्रेरी में है। जी सर, कोड थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। ओके ओके, कर दो। बस इधर स्टॉप कीजिएगा। ये थोड़ा सा समझाइएगा कोड, ये ब्लॉक। ये वाला। ये यस वाला। यही हाँ, ये जो ऊपर वाला जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से। अच्छा। ये एक जैसे हमारे कल के लेक्चर का एक पार्ट था। उसी में मैंने ज़्यादा डिटेल में समझाया था, लेकिन आप अगर पूछ रहे तो मैं फिर भी समझाता हूँ, तो को समझा देता हूँ। ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल कोई कॉलम है, ठीक है, जहाँ जिसमें सारी एज गिवन है। फॉर एग्जांपल एक 4 से लेकर 18 साल तक गिवन है। अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स है जिनकी एज वहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है, बट हम उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। काफ़ी केसेस में होता है कि हम वैल्यूज ड्रॉप कर देते हैं कि इसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमने स्कूल में कुछ एक सिस्टम बनाना है होगा जिसके एक लाइक हम ये तो नहीं कर सकते कि स्टूडेंट को हम कंसीडर ही ना करें। तो फॉर एग्जांपल उसकी एज नहीं गिवन, तो हम देखेंगे कि पूरे कॉलम की एवरेज एज क्या है, ठीक है, उस एवरेज निकालेंगे, और जहां पर जिस स्टूडेंट की एवरेज एज नहीं गिवन हम वहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कुछ कॉलम्स होते हैं न्यूमेरिकल, कुछ होते हैं कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये पास है या फेल है, पास फेल पास फेल पास फेल। अब हमने देखना है कि एक स्टूडेंट का एक ब्लॉक है, वहां पर सामने उसके नहीं लिखा हुआ कि पास है या फेल है, ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये नहीं लिखा हुआ। तो उधर हम क्या कर रहे हैं, एक होता है मीन, आपने मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा मीन और मोड। मोड वो होता है कि जो चीज़ ज़्यादा बार आई है। फॉर एग्जांपल 5 केसेस है, 5 में 3 केसेस में 3 स्टूडेंट पास है, 2 स्टूडेंट वाला फेल है, तो उसका मोड हो जाएगा पास। तो अगर उसमें कोई नल वैल्यू होगी तो हाँ वहाँ हम पास पुट कर देंगे, क्योंकि हमने उस स्टूडेंट के भी डाटा को, उस स्टूडेंट को भी इंटरटेन करना होगा किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हम उसका डाटा भी ड्रॉप नहीं कर सकते। और ये एज वाला हमारा कॉलम है, ये हमारा स्टडी आवर्स वाला कॉलम है, ये स्कोर वाला कॉलम है। अब एज कोई 100 साल का स्टूडेंट तो नहीं हो सकता ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो हमने 100 वाला फिट लगाया है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं एज लेस देन इक्वल टू 18, कि एज हमेशा छोट 18 हो, कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट स्कूल में 18 साल तक बच्चे होते हैं। स्टडी और कोई माइनस, फॉर एग्जांपल आपसे पूछे कि आपने कितने घंटे काम किया, तो आप बोलेंगे -1 -2, ये -1 -2 ये कोई सेंस नहीं देता है चीज़। और जैसे स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके मार्क्स 100 में से होते हैं। और मैट्रिक मैट्रिक के अगर आप देख लें तो उसके आप मार्क्स 65 में से होते हैं, तो 65 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या एफएससी के जो मार्क्स है वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये उसका एक चेक लगाया गया है यहाँ पर। जी सर, ये जो फोर्थ लाइन है इसी ब्लॉक में, डी एफ कैट डाटा फ्रेम कैटेगोरिकल कॉलम्स डॉट फिल एन ए जो लिखा हुआ है, ये हम लोग को खुद फंक्शंस का पता होना चाहिए ना, कि कौन कौन से फंक्शन किस किस लाइब्रेरी में मौजूद है।
ये फंक्शंस जी, एक तो ऐसे है जो हमने आपको कोड भेजा है, आप उससे भी देख के अगला प्रोजेक्ट में कर सकती हैं। उसके साथ साथ ये बताया था मैंने आपको, सी बॉर्न की लाइब्रेरी का आपने देखा था जिस दिन मैंने वो विजुअलाइजेशन वाला लेक्चर दिया था। जी सर। उसी इसमें तो तरह डाटा विजुअल उसी के, नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे एग्जांपल दिया। इसी तरह ये एसक्यूएल लाइब्रेरी है, ठीक है। ये जो भी लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई होती है ना ऊपर, फॉर एग्जांपल के मीन क्लस्टरिंग, ये देखें, हमारा के नियरेस्ट क्लस्टरिंग था, ये के मीन है, ठीक है। ये देखें यहाँ यहाँ कोड लिखा हुआ है। आप जो भी फॉर एग्जांपल आपने डिज़ायर, आपका काम है, आप इस इनकी फॉर एग्जांपल हमने ऊपर देखा होगा पहले ब्लॉक में एस के लर्न डॉट मैट्रिसेस। तो आप अभी मुझे यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आप अगर खुद करेंगे तो आपको आपको भी मिल जाएगा। ये ये सारे एल्गोरिदम जितने भी होते हैं उनके कोड्स यहाँ पर लिखे होते हैं। ये 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 सारे के बने, ये देखें, ये सारे कोड्स यहाँ पर हैं। क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक बिल्डिंग वाली चीज़ नहीं है, जैसे लीड कोड में होती है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में होती है, जो आपने एक लॉजिक लगा के कुछ चीज़, ये थोड़ी एक याद करने वाली चीज़ है। तो आपको जब प्रैक्टिस कर करके थ्रू आउट तो याद हो जाए वो अलग बात है, वैसे ही याद रहती नहीं है ये। उसके लिए फिर लाइब्रेरीज होती हैं, एक मैनुअल गाइड की तरह आप इधर आके अपना कोड निकाल के और अपना काम कर सकते हैं। सर फखर, मैं थोड़ा आज के लेक्चर को समराइज कर सकता हूँ। जी जी ज़रूर। तो बेसिकली आज सर फखर ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। हमने के नियरेस्ट नेबर पढ़ा था, और उसके साथ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पढ़े थे हमने, क्लासिफिकेशन के। तो एक एल्गोरिदम पढ़ा और हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के वैल्यूएशन मैट्रिक्स पढ़े। वैल्यूएशन क्या होती है कि हम जब मॉडल बना लेते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है। दूसरे लोगों तक पहुंचाने से पहले हम उसको टेस्ट करते हैं, यानी कि हम उसको देखना चाहते हैं, उसकी ताकत देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है और कितने अच्छे जवाब देता है। ठीक है, तो वो टेस्ट करने के लिए, वो देखने के लिए हम ये जो है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो हमने पढ़े, जिस तरह से एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये पढ़े, हम ये यूज करते हैं। तो आज जो हमने एल्गोरिदम पढ़ा था वो था के नियरेस्ट नेबर, के एन एन। के नियरेस्ट नेबर नेबर का काम होता है कि मैन इज राउंड बाय द कंपनी, जो आदमी उसे पहचाना जाता है जिस वो कंपनी में रहता है। ठीक है, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप ज्यादातर वक्त गुजारते हो। तो के नियरेस्ट नंबर इसी ही फिलोसफी के ऊपर बना हुआ एक एल्गोरिदम है। ये क्या करता है, हम अगर इसको कोई डाटा पॉइंट देते हैं, ये उस डाटा पॉइंट को लेता है, पुराने डाटा को देखता है, उस डाटा पॉइंट के करीब करीब, जो सबसे करीब करीब डाटा पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें के की वैल्यू देते हैं 3, तो ये क्या करेगा, हमने एक डाटा पॉइंट दे दिया, एक के की वैल्यू दे दी 3। ये जाएगा, उन 3 पॉइंट्स को उठाएगा, उसके पास वाले जो उसके सबसे करीब होंगे, सबसे करीबी 3 को उठाएगा, उनमें से देखेगा कि इन 3 में से 2 का जवाब क्या है, इन 3 में से मेजोरिटी काउंट क्या है, 0 है या 1 है। ठीक है, अगर मेजोरिटी काउंट 1 है तो ये जो हमारा डाटा पॉइंट है इसका भी वो जवाब 1 दे देगा। अगर मेजोरिटी काउंट 0 है तो इसका भी वो जवाब 0 दे देगा। के नियरेस्ट नेबर का काम यही होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे आती है जब हमारे पास बराबर हो जाता है काम। हम इसमें इवन नंबर को नहीं उठाते होते, के की वैल्यू जो है वो इवन जब दे देते हैं, फर्ज करें हमने 4 दे दी, तो जब हमारे पास वो 4 पॉइंट्स उठाएगा, फर्ज करें 4 पॉइंट्स उठा लिए, अब उनमें से 2 पॉइंट ने 0 कह दिया और 2 पॉइंट ने 1 कह दिया, तो मॉडल यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। इसी वजह से हम के नियरेस्ट नेबर में के की वैल्यू मेजोरिटी तरह हम देते होते हैं ओड नंबर में। ठीक है,
ये फीचर्स को उठाता है। अच्छा, ये अब मैं जो कह रहा हूँ इसको, ये कैसे पता चलता है कि ये मेरे ज़्यादा करीब है, ये मेरे से ज़्यादा दूर है, हालांकि ये तो मैथमेटिक्स होती है। तो इसके लिए ये यूज़ करता है डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? वो मैथमेटिक्स, रियल लाइफ में तो डिस्टेंस होता है एक जगह से दूसरी जगह का फासला, ठीक है। मशीन लर्निंग में जो हम डिस्टेंस यूज़ करते हैं वो सिमिलैरिटी देखते हैं कि एक फीचर की दूसरे फीचर से कितनी सिमिलैरिटी है, ठीक है। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस का मतलब। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब दो फीचर्स आपस में सिमिलर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर डिस्टेंस उनका बहुत कम है तो इसका मतलब है कि वो आपस में बहुत सिमिलर है, ठीक है। ये हमारे पास होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है, डिफरेंट टाइप्स के डिस्टेंस हम के नियरेस्ट नेबर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर यूक्लिडियन डिस्टेंस। वो क्या होता है? वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। चाहे रास्ते में आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और रास्ते में 10 घर आ गए हैं, उसने उन 10 घरों को चीर के चले जाना है, उनके ऊपर से स्ट्रेट लाइन बना के अपने पॉइंट तक देखना है, स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसीलिए हम इसको के नियरेस्ट नेबर के लिए यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमने पढ़ा था, बेसिकली लेक्चर हमारा यही था। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप सर फ़खर और सर इवान दोनों का बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, और पार्टिसिपेंट आपका भी। हमारा टाइम ख़त्म हो गया, हम सेशन एंड कर सकते हैं अब। अल्लाह हाफिज़।